हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है HPSSC हमीरपुर बोर्ड का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और आज के इस सेशन में हम पॉलिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मैंने हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, एंड हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज हो, सभी का अलग से प्लेलिस्ट बनाया जा चुका है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनको सभी को चेकआउट कर सकते हैं। और देखिए, यूट्यूब पे आपको इतनी डिटेल में कोई पढ़ाता है तो आप बता सकते हैं। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि एक क्वेश्चन में जो है जितने ज़्यादा क्वेश्चन जो है फ्रेम हो सकें, मैं उतने आप लोगों को बता पाऊँ, जिससे आपको जो है आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प मिलेगी। चाहे वो जीओ का हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो आपका क्लैरिकल का एग्ज़ाम हो, बल्कि जो आपके अलाइड एंड एंटी के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नए स्टूडेंट चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली अपने सपोर्ट के लिए जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द रेसिजुअरी पावर्स वेस्ट इन विद द। तो देखिए, रेसिजुअरी पावर्स वो पावर्स होती हैं जो कि ना यूनियन लिस्ट के अंदर आती है, ना कि स्टेट लिस्ट के अंदर आती है, ना ही वो सेंट्रल लिस्ट के अंदर आती है। ठीक है, तो उसको हम रेसिड्यूरी पावर्स बोलते हैं। तो रेसिड्यूरी पावर्स जो होती हैं वो यूनियन के पास होती हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है उन पे कानून बनाने की पावर होती है। देखिए दोस्तों, शेड्यूल 7 आया था। ठीक है, शेड्यूल 7 में आपकी 3 लिस्ट आती हैं, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिस पे सेंटर कानून बनाएगा। इसको मैंने पहले भी बताया है, हम बार बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि देखो उससे उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हमें उस टॉपिक को जो है पूरा उससे जड़ से पकड़ना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक से आए तो आप आंसर वहाँ पे आसानी से दे पाएं। तो यूनियन लिस्ट के अंदर वो काम होते हैं जो सेंटर कानून बनाता है नॉर्मली, एंड स्टेट लिस्ट के अंदर वो है जो स्टेट कानून बनाएगा। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वो टॉपिक्स आते हैं, सब्जेक्ट्स आते हैं जिसपे जो है सेंटर भी कानून बना सकता है और स्टेट भी कानून बना सकता है। तो देखिए, इसके अलावा जो मुद्दे बचते हैं उनको हम बोलते हैं रेसिड्यूअरी पावर्स। तो बाकी के मुद्दों पे जो इसके अलावा के बाकी के मुद्दों पे जो कानून बनाएगा वो यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर रहती है। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये जो है शेड्यूल 7 किसकी बात करता है? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। यूनियन और स्टेट के बीच की जो पावर डिवाइड की गई है वो आपके शेड्यूल 7 में है, जिसमें आपकी ये 3 लिस्ट आती हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल ये आता है 246 के अंदर। तो आर्टिकल 246 बोलता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। राइट जी, ध्यान रखिएगा। अब देखो, आपको क्या पता होना चाहिए, यूनियन लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट आते हैं? एग्जाम में पूछा जा चुका है, 100 सब्जेक्ट आते हैं। याद रखिएगा, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कितने सब्जेक्ट आते हैं। 100 सब्जेक्ट थोड़ी ना याद करने आप लोगों को, और याद कर भी नहीं सकते, और किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता। नॉर्मली जो बड़े बड़े जो मुद्दे होते हैं उन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा। यूनियन लिस्ट के अंदर 100 सब्जेक्ट आते हैं। पहले ओरिजिनली 97 थे, लेकिन आज के समय में 100 कर दिए गए हैं। अब इसमें से इंपॉर्टेंट कौन से हैं? जैसे कि देखो, डिफेंस वाला मुद्दा जो है, डिफेंस वाला सब्जेक्ट है, इस पे कानून कौन बना सकता है? ऑब्वियसली ये नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है, तो ये इस पे कानून यूनियन बनाएगा। देन आपका इंटरनेशनल रिलेशन जो होते हैं जो बाहर वाली कंट्रियों के साथ, उनके ऊपर जो कानून बनाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। देन आपका रेलवे जो आ जाता है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, हाईवे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, कम्युनिकेशन जो है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे मुद्दे हैं। तो 100 सब्जेक्ट्स में से ये जो मेन मुद्दे हैं इनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू पता होना चाहिए, जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं। इसके अलावा स्टेट लिस्ट आती है। स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 61 सब्जेक्ट्स हैं। याद रखिएगा कितने हैं? 61 सब्जेक्ट्स हैं। ओरिजिनली 66 थे, लेकिन 5 को ट्रांसफर कर दिया गया था कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। वो 5 के 5 आपको जरूर पता होना चाहिए। और ये अमेंडमेंट कब आया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1976 के अंदर, जिसमें क्या हुआ कि जो 5 सब्जेक्ट पहले स्टेट लिस्ट में थे उनको जो है डाल दिया गया कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। वो कौन कौन से हैं जरूर पता होना चाहिए। जैसे कि एजुकेशन पहले स्टेट सब्जेक्ट था, अब ये कॉन्करेंट है, यानी कि इस पे कानून कौन दोनों बना सकते हैं। इसके अलावा जो फॉरेस्ट है वो अब कॉन्करेंट लिस्ट में है। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, जो वाइल्ड एनिमल्स की जो प्रोटेक्शन है या बर्ड्स की प्रोटेक्शन है वो अब जो है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है। वेट एंड मेजर्स का कॉन्सेप्ट जो है ये भी आपका कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के बाकी जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह रहती हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन
ठीक है। जस्टिस का, कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन का, वो सारा जो है इसके अंदर आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। तो ये 5 सब्जेक्ट ऐसे थे जो कि ट्रांसफर कर दिए गए थे स्टेट लिस्ट से हमने कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। ठीक है जी, याद रखिए। इसके अलावा कौन बचता है? कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर हमारे सब्जेक्ट आते हैं 52 सब्जेक्ट, याद रखिएगा। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर 52 सब्जेक्ट हैं और स्टेट लिस्ट के अंदर 61 हैं एंड यूनियन लिस्ट के अंदर 100 सब्जेक्ट्स हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट जो है वो हमने किस कंट्री से लिया है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया है। एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन इस तरह के। ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट लिया है, जिसमें देखिए कैसे मुद्दे आते हैं, जैसे मैरिज का मुद्दा है वो कॉन्करेंट लिस्ट है, एंड ट्रेड एंड यूनियंस है, अडॉप्शन है, सक्सेशन है, राइट, एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ये सारे मुद्दे जो आते हैं ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं, राइट। और स्टेट लिस्ट के अंदर कौन कौन से मुद्दे आते हैं, जैसे आपकी पुलिस जो रहती है वो स्टेट का मुद्दा है, पब्लिक ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर, वो आपका स्टेट का मुद्दा है, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन जो है, हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह, वो स्टेट का मुद्दा है, एंड हॉस्पिटल्स हो गए, या फिर जो सट्टाबाजी करते हैं, बैटिंग एंड गैम्बलिंग जो करते हैं, वो सारा जो है स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो मैंने आपको हर एक चीज़ यहाँ पे कवर करवा दी है। अगर आपको शेड्यूल 7 से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट, तो आप इजीली वहाँ पे आंसर कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। द इंटर स्टेट काउंसिल हैज़ बीन सेटअप अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इंटर स्टेट काउंसिल जो है एक रिव्यूइंग आप बोल सकते हो, एक काउंसिल बनाई गई थी जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी काम रहते हैं उनका तालमेल बिठाने के लिए किस तरह की वर्किंग चल रही है, उनका अरेंजमेंट वगैरह कैसा है, उस पर जो है रिव्यू करता है उस चीज़ को। तो इंटर स्टेट काउंसिल जो है आर्टिकल 263 के अंडर आता है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि इंटर स्टेट काउंसिल किस कमीशन के तहत बना था, तो नाम याद रख लो, सरकारिया कमीशन। ठीक है, सरकारिया कमीशन ऐसा था जो कि 1988 में बना, जिसके अकॉर्डिंग, जिसकी रिकमेंडेशन पे जो है इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया था। अब देखो इंटर स्टेट काउंसिल के अंदर कौन कौन से मेंबर आते हैं, जैसे इनके चेयरमैन कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर जो हैं इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन होंगे। जो चीफ मिनिस्टर होंगे सभी स्टेट्स के, वो इसके मेंबर होंगे, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो यूनियन टेरिटरी जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, चाहे और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं यूनियन टेरिटरीज़ के, जैसे पुडुचेरी है, राइट, दादरा एंड नागर हवेली है। सो ये जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के अंडर काम करते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके अलावा 6 मिनिस्टर जो है कैबिनेट रैंक के होते हैं इसमें इन्वॉल्व, राइट, जिनको नॉमिनेट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है। तो ये सारे जो हैं इसके मेंबर होते हैं। मोटा मोटा ऊपर से याद रख लो, कमीशन का नाम जरूर याद रख लेना है, क्योंकि अगली बार वो आर्टिकल नहीं पूछेगा, अगली बार किस कमीशन के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है और इसका काम क्या है, थोड़ा सा ओवरव्यू, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, राइट जी। तो ये याद रखिएगा। आर्टिकल 352 किससे रिलेटेड है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप सीरियसली पॉलिटी को पढ़ते हैं तो आपको इतना सिंपल क्वेश्चन ज़रूर पता होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ ए हाई कोर्ट ऑफ इट्स ऑन। ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसका इनमें से अपना हाई कोर्ट है, खुद का अपना हाई कोर्ट है, वो है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है, खुद का हाई कोर्ट है। अब देखो हाई कोर्ट की बात करें तो भारत में इस समय जो है कितने हाई कोर्ट चल रहे हैं, 25 हाई कोर्ट हैं भारत के अंदर, जिनमें से 6 हाई कोर्ट जो है सेंटर के साथ और यूनियन किसी ना किसी यूनियन टेरिटरी के साथ जो है अपना शेयर करते हैं। ठीक है जी, तो वो कौन कौन से हैं ज़रूर पता होना चाहिए। 6 ऐसे कौन हैं, जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट कहाँ पे है, मुंबई के अंदर है, लेकिन इसकी जुरिडिक्शन में कौन कौन आता है, महाराष्ट्र तो आता ही आता है, साथ में गोवा आता है, साथ में आपका दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव। तो ये सारे जो हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर जुरिडिक्शन के अंदर आते हैं। दूसरा कोलकाता हाई कोर्ट। कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर वेस्ट बंगाल तो आता ही आता है, प्लस साथ में अंडमान निकोबार के जो केसेस रहते हैं वो कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई होती है उनकी। इसके अलावा जो मद्रास हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट के अंदर एक तो तमिलनाडु आ गया, दूसरा आपका यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी, तो ये इनकी जुरिडिक्शन में आता है, मद्रास हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन में। देन गुवाहाटी हाई कोर्ट है असम के अंदर। अब इसके अंदर असम प्लस नागालैंड प्लस आपका अरुणाचल प्रदेश और प्लस मिजोरम, ये जुरिडिक्शन जो है आपकी गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर आती है इन सभी की। देन केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट की बात करें तो केरला हाई कोर्ट में खुद केरला आएगा, केरला स्टेट की जुरिडिक्शन होगी, प्लस आपकी लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी की, तो ये केरला के हाई कोर्ट के अंदर आता है। इसके अलावा चंडीगढ़ का हाई कोर्ट है, इसमें कौन कौन कवर होता है, पंजाब प्लस हरियाणा प्लस खुद चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी,
तो ये जो है चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर इनकी जुरिडिक्शन कवर होती है। तो ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से शेयर करता है, खास तौर पे जो 6 ऐसे जो स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, जो कि अपना हाई कोर्ट को शेयर करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 पे। When the procedure of an amendment is complicated, the constitution said to be। जब एक संशोधन की प्रतिक्रिया जटिल हो जाती है तब उस संविधान को क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा वो काफ़ी सख्त है, रिजिड है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड बोलने का मतलब ये है कि वो बात कर रहा है कि 2/3 मेजोरिटी जहाँ पे चाहिए होती है किसी भी कानून पास करने के लिए, जहाँ पे 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम बोल देते हैं कि वो अमेंडमेंट जो है उसका प्रोसीजर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, रिजिड है, सख्त है, उसको अमेंड कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। और याद रखो, जो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, तो किस आर्टिकल के अंदर आता है? 368 आर्टिकल के अंदर वो चीज़ें आती हैं। याद रखिएगा, आर्टिकल 368 स्पीक्स अबाउट द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 368 के अंदर 2 टाइप की अमेंडमेंट आप कर सकते हो, वो भी स्पेशल मेजोरिटी की। पहली जो आती है स्पेशल मेजोरिटी विद लोकसभा प्लस राज्यसभा, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से जो बिल पास होना चाहिए लोकसभा से भी और आपका राज्यसभा से, यानी कि पार्लियामेंट से, पहले बिल इस टाइप के आएंगे। दूसरा आता है इसमें जिसमें तो स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट की चाहिए ही होगी, प्लस साथ में स्टेट की भी रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। हाफ ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, जैसे इंडियन स्टेट्स 29 है, तो उसमें से हाफ स्टेट्स जो है उसकी रिकमेंडेशन चाहिए होगी, उनकी रेटिफिकेशन चाहिए होगी, जिस टाइप का वो बिल होगा। तो 2 टाइप की आती हैं, सिंपल मेजोरिटी विद द पार्लियामेंट, स्पेशल मेजोरिटी विद द पार्लियामेंट, एंड स्पेशल मेजोरिटी विद हाफ ऑफ द स्टेट्स रेटिफिकेशन, राइट, उनकी रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो याद रखो, कुछ बिल होते हैं सिंपल मेजोरिटी से भी पास हो जाते हैं, लेकिन वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं माना जाता। अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल कल को आपको फंडामेंटल राइट के अंदर कुछ अमेंडमेंट करनी है, वो कौन करेगा? पार्लियामेंट के पास पावर है, लेकिन वो आर्टिकल 368 के तहत होगा, यानी कि 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी भाई साहब वहाँ पे। तो लगा लो हिसाब, जैसे 100 मेंबर हैं आपके हाउस के अंदर, तो उसका 2/3 कर लो, अराउंड 66% जो है आपको उनकी यस चाहिए, उनके उतने एमपीस की आपको यस चाहिए, तभी जो है वो बिल पास होगा उस पर्टिकुलर हाउस के अंदर। तो आई होप ये चीज़ें आप समझ रहे हो। तो अमेंडमेंट 368 आर्टिकल के तहत आता है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। और पार्ट आता है पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 पे। Who is authorized to declare elections of लोकसभा? तो डिक्लेयर कौन करता है लोकसभा के इलेक्शन? प्रेसिडेंट करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रेसिडेंट की बात करें तो देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के अंदर लिखा गया है? आर्टिकल 52 के अंदर आता है प्रेसिडेंट, कि हमारा जो है एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, राइट। और लोकसभा मेंबर्स की मैं बात करूं दोस्तों, तो ये हम डायरेक्टली इनको इलेक्ट करते हैं। जो वोट वगैरह रहते हैं लोकसभा के लिए अलग रहते हैं, विधानसभा इलेक्शन अलग रहते हैं, जो कि अभी आपके हुए हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर, लेकिन लोकसभा के इलेक्शन जो है अलग होते हैं। उसमें भी जो है 18 साल के ऊपर वाले जो भी जिसके पास वोट का अधिकार है वो जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। तो लोकसभा के लिए जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, यानी कि हम ही उनको चुनते हैं। टर्म की बात करें, लोकसभा के मेंबर की टर्म कितनी होती है? नॉर्मली 5 साल की टर्म होती है। राज्यसभा की कितनी होती है? 6 साल की होती है। अब देखो, इलेक्शन डिक्लेयर करना लोकसभा के लिए ये पावर जो है प्रेसिडेंट के पास है, प्लस साथ ही साथ लोकसभा को डिसॉल्व करना है तो वो भी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक है जी, हर 5 साल के बाद डिसॉल्व होती है, इलेक्शन होते हैं, तो वो कौन करता है? प्रेसिडेंट ही उसको डिसॉल्व करता है। 5 साल के टेन्योर के अंदर भी डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि कौन हेड होता है उनका? प्राइम मिनिस्टर हेड होता है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब लोकसभा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा का, यानी कि जो प्रोसीडिंग्स को देखता है, वो कौन होता है? स्पीकर होता है। ठीक है, जो डे टू डे जो प्रोसीडिंग्स चलती हैं हमारी लोकसभा के अंदर, उसको कौन देखता है? स्पीकर देखता है, राइट। एंड जो आपका राज्यसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो कौन होगा? हमारा वाइस प्रेसिडेंट होगा, क्योंकि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, राइट। अब पहली लोकसभा कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? 1952 के अंदर। पहली लोकसभा कब बनी थी, मतलब बैठी थी, वो 1952 के अंदर बैठी थी। और जनरल इलेक्शन जो हुए थे लोकसभा के लिए हमारे पहले, वो 1951-52 के बीच में हुए थे, राइट। तो यह सारी चीज़ें जो हैं, पॉलिटी एक बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, इसको मज़ा लेके पढ़िए, काफ़ी इजी सब्जेक्ट भी लगेगा आपको। देखिए, डे टू डे लाइफ में आप जो चीज़ें देखते हो वही वहाँ पे लिखी गई हैं, इसको जो है ज़रूर आप करिए। मैं आपको जो है गारंटी देता हूँ
ठीक है, कि आप जो है इन लेक्चर को फॉलो करेंगे, कहीं ना कहीं आपका नॉलेज इंक्रीज हो रहा है डेली बेसिस पे, अगर आप डेली इन वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपको आने वाले एग्जाम्स में। और शाम को बता दूं, शाम को 7 बजे हमारा जोग्टा सीरीज कंटिन्यू हो रहा है, जिसमें हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे, राइट। तो उसके लिए भी जो है आप 7 बजे आज शाम को लाइव जुड़िएगा मेरे साथ। 27 पे चलेंगे, विच इज द हाईएस्ट लोकल बॉडी इन रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ग्रामीण स्थानीय जो स्वशासन होता है उसमें सर्वोच्च स्थानीय निकाय निम्न में से कौन सी है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, तो उसमें जो हाईएस्ट बॉडी होती है वो आपकी जिला परिषद होता है दोस्तों। तो देखो, जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है वो 3 टायर का है। 3 टायर मतलब विलेज लेवल पे अलग है, ब्लॉक लेवल पे है, एंड आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। विलेज लेवल पे हम उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे हम बोलते हैं उसको पंचायत समिति या फिर ब्लॉक समिति, ठीक है जी। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम इसको बोल देते हैं जिला परिषद। तो हाईएस्ट कौन सा हुआ, डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला जिला परिषद, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट, ठीक है जी। एंड देखो, आपको क्या याद रखना है, पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले किस स्टेट में लागू किया गया था। तो याद रखना, जवाहरलाल नेहरू ने इसको सबसे पहली बार लागू किया था राजस्थान के अंदर। राजस्थान की एक डिस्ट्रिक्ट थी नागौर नाम की, ठीक है। कब किया था, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अक्टूबर 2 अक्टूबर 1959 को जो है पहली बार पंचायती राज सिस्टम जो है राजस्थान से स्टार्ट किया था। वैसे तो बिहार के अंदर उससे पहले भी स्टार्ट किया गया था, लेकिन वो ब्रिटिश एरा को फॉलो कर रहा था। ये हमने जब जो है अपना जो है रूल फॉलो किया, दैट इज हमने 1959 में। डेट याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम में, तो ये चीज़ें याद रखनी है। जवाहरलाल नेहरू ने इसको इंट्रोड्यूस किया था पंचायती राज सिस्टम को, ओके। एंड पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड एक अमेंडमेंट भी आया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के अंदर, जिसमें क्या है कि जिसमें आपका 11th शेड्यूल जोड़ा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, साथ ही साथ पार्ट 9 को जोड़ा गया था, राइट। और याद रखो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो ये जो आया था, जो अमेंडमेंट आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें आर्टिकल कौन कौन से कवर होते हैं। आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ का मतलब है ये अमेंडमेंट के थ्रू बाद में डाले गए, ए से लेके ओ तक। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये पंचायती राज से रिलेटेड आर्टिकल हैं 253 से लेके 253 ओ, राइट। ओ इज ए अल्फाबेट, राइट। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बात की गई है कि महिलाओं की जो कंट्रीब्यूशन है या फिर जो सीट्स हैं वो 1/3 होंगी। जितनी भी टोटल सीट्स होंगी, चाहे वो पंचायत में हैं या फिर किस जिला परिषद में हैं या पंचायत समिति में हैं, तो 1/3 उसका पार्ट जो है महिलाएं होंगी, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 28 पे। विच इज नॉट एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट। निम्न में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं होता। तो देखो, अगर एसेंशियल एलिमेंट की मैं बात करूं तो 4 इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट होते हैं किसी भी स्टेट के। वो है आपका पॉपुलेशन, ये हो गया पॉपुलेशन, दूसरा है सोवर्जिनिटी, तीसरा है टेरिटरी, एंड द फोर्थ वन इज गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट हो गया, सोवर्निटी, टेरिटरी, पॉपुलेशन, ये 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं। डेमोक्रेसी नहीं होता। डेमोक्रेसी की जगह यहाँ पे वो पॉलिटिकल पार्टी भी दे सकता था, तभी भी आपका आंसर यही होता। तो गलत कौन सा है इसमें से, जो पार्ट नहीं है वो है डेमोक्रेसी, इसका पार्ट नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टी इसका पार्ट नहीं होती। पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सवर्निटी जो है एसेंशियल एलिमेंट होते हैं किसी भी स्टेट के, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। भाषा के आधार पर जो हमारी पहली स्टेट बनी थी वो कौन सी थी, वो थी हमारी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी इसका है। एज ए स्टेट के तौर पे जो है ये 1953 में बनी थी, लेकिन फुल फ्लैश्ड ये स्टेट जो है अगर हम बात करें 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग जो है ये पहली लिंग्विस्टिक स्टेट बनी थी। आपको ये याद रखना है। एग्जाम में 1953 भी ऑप्शन आ सकता है, 1956 भी आ सकता है, लेकिन एज ए स्टेट जो ये बना था वो 1953 में बना था, इतना याद रख लो। तो सबसे पहली स्टेट जो बनी थी लिंग्विस्टिक बेस पे वो आंध्र प्रदेश बनी थी, राइट। ओके जी, चलिए अब देखो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था, 1956 के अंदर। कब आया था, 1956 के अंदर। अब ये जो आपका आंध्र प्रदेश जो बना है
ये जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे जो मद्रास में रहते थे उनको अलग किया गया था एक्चुअली, राइट, उनको एक्चुअली अलग किया गया था। अब देखो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1956 में, जिसके जो चेयरमैन थे वो थे फाजिल अली। फाजिल अली, देखो स्टेट्स डिमांड कर रही थी कि हमें जो है स्टेटहुड मिले, हम हमारा जो है स्टेट बनाया जाए हमें लैंग्वेज के बेसिस पे, राइट। पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया था, लेकिन जो है बाद में इनको कुछ बातें जो है वहाँ पे माननी पड़ी थी। तो देखिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है इसके चेयरमैन थे फाजिल अली, 2 मेंबर थे इसमें, वो भी आपको याद रखने हैं, दैट इज एम पणिक्कर। पणिक्कर याद कर लो, सरनेम याद कर लो। दूसरा था एच एन कुंजरू। एच एन कुंजरू और पणिक्कर ये 2 मेंबर थे, और इनके जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 का, उसके जो चेयरमैन थे वो थे फाजिल अली। अब आंध्र प्रदेश सबसे पहले बना 1953 में बना, लेकिन भाषा के आधार पे ये बना था 1956 के अंदर, ये याद रखते ना। ऐसे भी पहला स्टेट यही था आंध्र प्रदेश जो बना था नॉर्मली। देन देखो कर्नाटका भी जो है हमारा 1956 का जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उससे पहले बना है। महाराष्ट्र कब बना? देखो जब बॉम्बे था, बॉम्बे को 1960 के अंदर 2 जो है इसमें से कार्व आउट हुए स्टेट्स, एक तो महाराष्ट्र, दूसरा जो है गुजरात, ठीक है। तो पहले ये दोनों बॉम्बे कहलाते थे, लेकिन 1960 में महाराष्ट्र अलग बन गया और गुजरात वहाँ पे अलग बन गया था, राइट। इसके बाद 1963 में क्या हुआ? नागालैंड को निकाला गया, नागालैंड को निकाला गया असम से। पहले असम का पार्ट था नागालैंड, लेकिन 1963 में इसको अलग स्टेट बना दिया गया था नागालैंड को। 1966 आपको ज़रूर याद होगा, क्योंकि हम हिमाचल की हिस्ट्री में भी इसको डेट को याद रखते हैं। इसमें क्या हुआ? हरियाणा हिमाचल प्रदेश को निकाला गया पंजाब से। कहाँ से? पंजाब से निकाला गया हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को। ओके, उसके बाद 1972 में क्या हुआ? एमएमटी बना, एमएमटी मतलब मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बने। तो एमएमटी याद रख लो, 1972 मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा। फिर 1975 में सिक्किम, जो कि पहले एसोसिएट स्टेट हुआ करती थी भारत की, उसको जो है भारत में मिलाया गया था। तो याद रखना भारत में कब सिक्किम को मिलाया गया? दैट इज इन 1975 के अंदर। फिर 1987 में क्या हुआ? 1970 जो 87 है उसमें गोवा और अरुणाचल को जो है, अरुणाचल प्रदेश को स्टेट का दर्जा दिया गया। ये दोनों पहले यूनियन टेरिटरी थी, गोवा भी और अरुणाचल भी, इनको 1987 में दोनों को स्टेट का दर्जा दिया गया था। देन इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखना है, दैट इज वो है आपका 2000 में क्या हुआ? यूपी को कार्व आउट करके, यूपी से निकाल के उत्तरांचल बनाया गया, जिसको आप आज के समय में किस नाम से जानते हैं? उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। और ये मेरे को आपने बताना है कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब चेंज किया गया था, कौन से साल में चेंज किया गया था। तो यूपी से निकला उत्तरांचल, बिहार से निकला झारखंड, ठीक है। ये कहाँ से निकला है? बिहार से निकला है। देन छत्तीसगढ़ निकला एमपी से, ओके। झारखंड निकला बिहार से, छत्तीसगढ़ निकला एमपी से, उत्तरांचल निकला यूपी से। तो ये 2000 में हुआ। इसके अलावा आपको पता ही है 2014 में आंध्र प्रदेश को अलग करके जो है तेलंगाना उसमें से निकाला गया था। तो ये सारे इस तरह से जो है हमारी स्टेट्स बनती गई हैं, इनका ज़रूर जो है आपको डेट्स याद होनी चाहिए। चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पे। वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली अपना सपोर्ट के लिए, और कुछ नहीं चाहिए, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हो सके तो वीडियोज़ को शेयर भी कर सकते हैं। हु इज़ द ऑफिशियल हेड ऑफ द स्टेट? ऑफिशियल हेड कौन सा होता है स्टेट का? वो होता है आपका गवर्नर, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट होगा ऑफिशियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर स्टेट ऑफिशियल हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो गवर्नर होगा स्टेट लेवल पे, राइट। ओके, अब देखो गवर्नर जो होता है वो कौन कौन से आर्टिकल में आता है? 153 से लेके 162 आर्टिकल जो कवर होते हैं वो गवर्नर से रिलेटेड कवर होते हैं। ऑफिशियल हेड ऑफ द स्टेट भी इसको बोलते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी इसको ही बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी ये होता है। दूसरा, ये सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। सेंटर का ये रिप्रेजेंटेटिव होता है, लेकिन सेंटर के इशारे पे काम इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं नॉर्मली डे टू डे लाइफ में अभी भी काफ़ी सारे मुद्दे चल रहे हैं जहाँ पे गवर्नर जो है वो अपने ही जो है वहाँ पे चलाता है, सेंटर की मतलब ज़्यादा सुनता है, और स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहता है।
अगर एज की बात करें तो एज कितनी चाहिए, अगर आपको गवर्नर बनना है 35 मिनिमम एज प्रेस्क्राइब की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। टर्म कितना होता है, 5 साल के टर्म होता है, लेकिन ये प्लेजर किसके प्लेजर पे काम करता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट जब चाहे इसको रिमूव कर सकता है। नॉर्मल 5 साल का इसका टेन्योर होता है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कभी भी चाहे वो जो है वहाँ पे इनको निकाल सकता है। शपथ कौन दिलाएगा, ओथ कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, किसी भी स्टेट का जो है जिसमें जो उसको अपॉइंट किया गया है, तो वो जो है चीफ जस्टिस जो है वहाँ पे हाई कोर्ट का उनको ओथ दिलाएगा। अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करते हैं ऑब्वियसली, राइट। जो अपॉइंटमेंट होता है किस आर्टिकल के तहत होता है गवर्नर का, आर्टिकल नंबर 155 के तहत, राइट, आर्टिकल नंबर 155 के तहत। एंड देयर शैल बी ए गवर्नर, ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है, आर्टिकल 153 में बोला गया है गवर्नर के बारे में कि हर एक स्टेट का जो है अपना एक गवर्नर होना चाहिए। सो ये बस सारी बातें हैं जो कि थोड़ा सा ओवरव्यू ज़रूर याद रखेंगे आप, राइट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, हु हैज़ फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है भारत का, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी थी, याद होगा, याद है कि नहीं याद है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी थी। अब देखो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब बनी थी, नवंबर 1946 में। किस प्लान के तहत, कैबिनेट मिशन प्लान आया था, याद होगा 1956 में, तो नवंबर 46 में उसके बेस्ड पर जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी, क्योंकि इसका काम क्या था, इसका काम था कि लॉ बनाना, साथ ही साथ दो काम थे इसके, एक तो लेजिस्लेटिव लॉ बनाना, राइट, पार्लियामेंट जैसे लॉ बनाना, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, दो काम थे, याद रखिएगा इनके। अब देखो आइडिया सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का किसने दिया था, एक इंडिविजुअल थे जिसका नाम था एम.एन. रॉय, नाम याद रखिएगा, एम.एन. रॉय ने सबसे पहले ये आइडिया दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बनी स्टार्टिंग में, जिसमें मुस्लिम लीग भी इसका पार्ट था, जब पार्टीशन नहीं हुआ था 1946 के अंदर, तो टोटल मेंबरशिप कितनी थी, 389 टोटल स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। और इसमें से 296 जो होते थे ये हमारे ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस थे, और 93 जो हैं ये हमारे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी। अब जब पार्टीशन हो गया, मुस्लिम लीग यहाँ से चली गई, तो ये जो हो गया 299 टोटल स्ट्रेंथ हो गई, जिसमें से 229 जो है ये इंडियन प्रोविंस हो गए, और इसमें से जो बचे 70 वो आपके प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है। तो ये डिवाइड ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो ये दोनों याद रख लेना, बिफोर पार्टीशन एंड आफ्टर पार्टीशन, पार्टीशन से पहले और पार्टीशन के बाद क्या क्या कितनी सीटें थी, इसका डिवीजन कैसे था, ये याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बनी, इसमें वुमेन की स्ट्रेंथ कितनी थी एग्जाम में पूछा जाए, तो 15 जो है इसमें वुमेन थी, याद रखिएगा 15 वुमेन थी इसमें, राइट। आगे चलते हैं। अब देखो पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, अगर ऐसे पूछा जाए तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, लेकिन ये टेम्पररी बनाए थे। जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें टेम्पररी जो है ये बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। जो परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए गए वो कौन थे, परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये परमानेंट प्रेसिडेंट थे, राइट। पहली मीटिंग कब हुई, फर्स्ट मीटिंग कब हुई इसकी, 9 दिसंबर 1946 में। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली जो मीटिंग होती है, जो कि मुस्लिम लीग ने उसको बायकॉट कर दिया था, तो पहली मीटिंग 9 दिसंबर को हुई। इसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे, जिसके ऊपर जो है हमारा प्रिम्बल बेस्ड है, तो वो 13 दिसंबर 1946 को हुआ, ठीक है। नेशनल फ्लैग पूछें कब अडॉप्ट किया, तो 22 जुलाई 1947 को, डेट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई 1947 को हमने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का इनका काम था वो कितने सालों में पूरा हुआ, 2 साल लगे, 11 महीने लगे, 18 दिन लगे थे इनको इस काम को करने के लिए, जिसमें 64 लाख का जो है खर्चा आया था। इसके अलावा नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग को कब अडॉप्ट किया हमने, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को हमने नेशनल एंथम जनगण मन और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम उसको हमने अडॉप्ट किया था। पूछे एग्जामिनर की टोटल सेशन कितने हुए थे, टोटल सेशन 11 हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ठीक है। टोटल सेशन कितने लिए थे, 11 सेशन जो हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, ठीक है। तो ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से रिलेटेड याद रखिएगा। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम। देखिए डीपीएसपी काफ़ी बार रिपीट होता है कि हमने कहाँ से लिया है, तो याद रखिएगा आयरलैंड से ये हमने कॉन्सेप्ट लिया है।
अब देखो डीपीएसपी कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल कहाँ से कवर करता है, 36 से लेके 51, ठीक है, 36 से लेके 51 तक आर्टिकल जो है ये जो है कवर करता है। नॉन जस्टिफिशिएबल इन नेचर होते हैं, मतलब आप इनका कोई हनन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। लाइक फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट का हनन होगा तो वो जो है आपके मौलिक अधिकार हैं उसका हनन होगा तो आप जो है कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन ये जो है स्टेट, जो हमारी स्टेट जो है, स्टेट का मतलब है यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है उनको जो है ये गाइडलाइंस दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि आप जो भी आप जो है कानून वगैरह बनाएंगे, जो भी आपकी पॉलिसीज़ रहेंगी, तो इनको मद्देनज़र रखते हुए जो है आपने वो उनको काम को करना है। राइट इसमें 3 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं डीपीएसपी के अंदर। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब आया था 1976 में तब हुआ। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 के अंदर तब हुआ। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 में, तब जो है इसमें 3 बार जो है अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, तो इसको जरूर चेकआउट करें, एक बार ओवरव्यू ले लें। अगर आप अलाइड वगैरह एंटी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर जाके आपको ये जो है काम आएंगी चीज़ें। राइट इसके अलावा देखो अब यहाँ पे ब्रिटेन है ऑप्शन में। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, याद रखिएगा, ठीक है। ब्रिटेन से हमने क्या किया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है। इनसे हमने रूल ऑफ लॉ लिया है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ पूछे किससे लिया है, हमने इनसे लिया है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है हम पार्लियामेंट में जो हम फॉलो करते हैं वो हमने कहाँ से लिया है, ये हमने इनसे लिया है, ब्रिटेन से। सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमने इनसे लिया है। कैबिनेट सिस्टम, जो कि आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर अलग हैं, ये होता है कैबिनेट सिस्टम। तो कैबिनेट सिस्टम का कंसेप्ट भी हमने ब्रिटेन से लिया है। जो रिट आप फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कितनी रिट होती हैं, 5 रिट होती हैं। तो वो कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, ये कंसेप्ट भी हमने ब्रिटेन से लिया है। बाई कैमरलिज्म, राज्यसभा लोकसभा, ठीक है, 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया। तो ये सारी चीज़ें हमने ब्रिटेन से ली है। यहाँ पे ऑप्शन में है जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया दोस्तों, जर्मनी से हमने जो आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी में, वो वाला कंसेप्ट लिया है। तो क्या लिया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट को जो है हम उसको सस्पेंड कर देती है गवर्नमेंट, वो कंसेप्ट हमने जर्मनी से लिया है। फ्रांस से क्या लिया है दोस्तों, फ्रांस से हमने लिया है रिपब्लिक सिस्टम। जो रिपब्लिक आप जानते हो, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है, गणतंत्र, तो ये कॉन्सेप्ट हमने फ्रांस से लिया है। साथ ही साथ 3 नए वर्ड जो है हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले, लिबर्टी, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट और फ्रेटर्निटी। ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने फ्रांस से लिया है। लिबर्टी आज़ादी, इक्वालिटी समानता, और फ्रेटर्निटी क्या होता है, ब्रदरहुड, ठीक है, भाईचारा। ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिए, ये हमने फ्रांस से लिए हैं। तो ये सारे चीज़ें, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर जरूर पढ़िए, लक्ष्मीकांत आपके पास है तो उसको जरूर पढ़ें, और उसमें सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ पॉलिटी इज 21, हु इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखिए राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन सा होता है, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है हमारा, क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। राइट जैसे लोकसभा है उसमें स्पीकर होता है और डिप्टी स्पीकर होता है। राज्यसभा में क्या होता है, चेयरमैन होता है और वाइस चेयरमैन होता है। चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन ये जो है यहाँ पे इसको नॉमिनेट किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें जो है आपने ज़रूर पढ़नी है। राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है। एग्जाम में इनसे एक क्वेश्चन देखो, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो किस टॉपिक को बार बार रिपीट किया जा रहा है। देखेंगे आप कि प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है जी, चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डायरेक्टली हर एक एग्जाम में। तो इन टॉपिक को सबसे पहले आपको कवर करना है, बाकी के टॉपिक बाद में देखिए। पंचायती राज सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिमाचल के एग्जाम्स के लिए, तो उसको जरूर पैड करके जाइए। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको आप पहले कवर कर लो, जहाँ से ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन पूछे जाने के। बाकी के टॉपिक को आप बाद में कर सकते हो। अगर एग्ज़ाम पहले है तो इन टॉपिक को पहले कर लो, अगर टाइम है आपके पास फिर तो आपको सारा कवर करना पड़ेगा जो जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। सो इसी नोट के साथ जो है वीडियो को क्लोज करते हैं। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, शाम को 7 बजे मिलते हैं लाइव क्लास में। HPGK जोग्रा सीरीज हम कंप्लीट कर रहे हैं। वीडियो काइंडली अच्छा लगता है तो दोस्तों प्लीज़ 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 सपोर्ट करिए इस चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेक श्योर आप शेयर भी कर लें। एंड अगर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाओ और
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और वहाँ पे जो है वीडियो का लिंक सबसे पहले मिल जाता है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस भी जरूर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।